हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। चलिए बात करते हैं ज्योग्राफी के फुल मॉक टेस्ट के बारे में। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि तमिलनाडु के लिए मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। विच आर द नॉर्मल मंथ्स ऑफ द मानसून इन तमिलनाडु। तो अगर नॉर्मल बात करें तो मानसून भारत में कब आता है, तो भारत में मानसून आने का समय जून से, खास करके 1 जून में केरला में वर्षा होती है। तो जून से लेकर सितंबर तक भारत में मानसून आता है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु जो है वो वृष्टि छाया प्रदेश या रेन शेडो एरिया के अंतर्गत आता है, जिसके तहत सामान्य मानसून में इसमें वर्षा नहीं होती, जबकि लौटते हुए मानसून या रिटर्निंग मानसून में तमिलनाडु में वर्षा होती है। तमिलनाडु का एक तट है जिसे कोस्ट बोलते हैं, कोरोमंडल तट। तो रिटर्निंग मानसून से जो है कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है। तो रिटर्निंग मानसून का जो समय है वो सितंबर से लेकर अक्टूबर तक है। ऑप्शन सी सही होगा। दूसरा देखिए क्वेश्चन, भारतीय मानसून जो है मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है। द इंडियन मानसून इज इंडिकेटेड बाई सीजनल डिस्प्लेसमेंट, द रीजन फॉर विच इज। इसमें क्या है, पहला ऑप्शन स्थल तथा समुद्र की विभेदी तापन, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। दूसरा ऑप्शन है मध्य एशिया की ठंडी हवाएं, कोल्ड विंड ऑफ द सेंट्रल एशिया। तीसरा ऑप्शन तापन की अति एक समानता। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें सबसे जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन ए है, स्थल तथा समुद्र की विभेदी तापमान, खास करके डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। जब टेम्परेचर बढ़ता है लैंड पे खास करके, तो वहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। तो हवाएं हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। और अगर हवाएं समुद्र से या ओशियन से लैंड की तरफ जा रही हैं, तो अपने साथ मॉइस्चर लेके जाती हैं, वेपर लेके जाती हैं, जिससे बारिश होती है। तो ऑप्शन ए सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जो उसे सांगपो बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, ऑप्शन डी। उसके बाद यही ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको हम दिहांग बोलते हैं। ये आगे जाके असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती हैं। और आगे जब ये बांग्लादेश में फ्लो करती हैं तो इनको हम जमुना के नाम से जानते हैं। जब ईस्ट साइड से इनसे आके एक और रिवर मिलती है, बराक रिवर, तब जाके इनका नाम मेघना पड़ता है। और मेघना नाम से ये बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। तो इनका नाम जो है तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, इसे सांगपो। चौथा क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कौन सा है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है। तिब्बत वाला क्षेत्र वर्तमान में चाइना के कंट्रोल में है। तो तिब्बत से निकलती है, उसके बाद भारत, बांग्लादेश, ये 3 देशों से होकर फ्लो करती हैं। ऑप्शन ए सही होगा इसका। पांचवा क्वेश्चन है कि कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। तो इसके ऑप्शन पहले हैं सुबनसिरी, पहला सुबनसिरी है। दूसरा आपको तीस्ता देखने को मिलेगा। और तीसरा ऑप्शन है बराक। तो इसमें जो है सुबनसिरी, तीस्ता और बराक तीनों सही होगा। इसका ऑप्शन डी सही होगा इसमें, 1, 2 और 3। उसके बाद आता है प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इसका कारण क्या है। तो इसका कारण हमें देखने को मिलता है कि बाकी जो नदियां हैं वो एक ढलान के सहारे फ्लो करती हैं। हमारा वेस्टर्न घाट ज़्यादा ऊंचा है और ईस्टर्न घाट कम ऊंचाई है उसकी। इस कारण एक फ्लो बन जाता है और वेस्ट साइड से नदियां निकलती हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार रिवर, ये वेस्ट साइड खास करके वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और ईस्ट साइड बंगाल की खाड़ी पे अपना मुहाना बनाती हैं। जबकि इसके विपरीत हम बात करें तो नर्मदा और तापी नदियां वेस्ट साइड से न निकल के ईस्ट साइड से निकलती हैं, मध्य प्रदेश के अमरकंटक वाले क्षेत्र से निकलती हैं, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं कौन सी रिवर, नर्मदा रिवर। और तापी भी उसी के आसपास निकलती हैं। तो दोनों रिवर जो है वो रिफ्ट में फ्लो करती हैं, रिफ्ट वैली जिसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं, वहां पे फ्लो करती हैं। तो इसका कारण है रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन सातवां, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है। खास करके गर्मी के समय में जब भारत में मानसून आता है तो उसका नॉर्मल डायरेक्शन क्या होता है, सामान्य दिशा क्या होती है। तो उसका सामान्य दिशा हम देखते हैं दक्षिण पश्चिम, खास करके साउथ वेस्ट मानसून उसे बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी दिशा जो है जहाँ से आती है वो उसकी दिशा साउथ वेस्ट पड़ती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, साउथ वेस्ट से, सॉरी, ऑप्शन डी सही होगा, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। खास करके अगर हम इसको देखें, इसका डायरेक्शन ये वाला पोर्शन होता है। अगला देखिए आठवां क्वेश्चन, भारत में मानसून की उत्पत्ति जो है वो निम्नलिखित कौनों में से किसके द्वारा होती है। द मानसून इन इंडिया ओरिजिनेट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स। तो किसके द्वारा भारत में मानसून की उत्पत्ति होगी। तो भारत में मानसून की जो ओरिजिनेट होता है या उत्पन्न होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, खास करके दक्षिण पश्चिम
पवन द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए सही होगा। 9th नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर इन समर ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्रॉज एयर फ्रॉम द इंडियन ओशन विच कॉज द फ्लो ऑफ। कौन सा सही होगा? तो इसका कारण है कि जब भारत में गर्मी के समय में खास करके ITCZ होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बनता है, तो ये एक लो प्रेशर एरिया होता है, जिसके कारण इंडियन ओशन से हवाएं इंडिया की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करती हैं। ये कौन सी मानसून होती है? तो साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन बी सही होगा। 10वां क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। तो कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, वेस्टर्न घाट से नहीं निकलती है? तो कावेरी भी वेस्टर्न घाट से निकलती है, गोदावरी भी वेस्टर्न घाट से निकलती है, कबाम रिवर भी वेस्टर्न घाट से निकलती है, जबकि तापी रिवर अभी हम बात कर चुके हैं वेस्टर्न घाट से न निकल के ईस्ट साइड से निकलती है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरेबियन सी में कौन सी नदी गिरती है? तो हम बात कर चुके हैं, तो तापी और नर्मदा रिवर अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और आगे आगे जो है जाकर पुनः मिल जाती है। इस प्रकार इसमें श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम तथा श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डिवाइड इनटू 2 स्ट्रीम्स 3 times and reunite after a few miles, thus creating the island of the Srirangapatnam, शिव समुद्रम एंड श्रीरंगम। तो कौन सी नदी है? तो कावेरी नदी की विशेषता है, कावेरी नदी से ही कुछ आइलैंड्स बनते हैं, जैसे श्रीरंगपट्टनम आइलैंड, शिव समुद्रम आइलैंड, श्रीरंगम आइलैंड, और ये नदी 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है, फिर आगे जाके मिल जाती है। तो ऑप्शन ए सही होगा, कावेरी रिवर। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? विच ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया। तो कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा, जो कि नदियों द्वारा बाढ़ के माध्यम से, फ्लड के माध्यम से बहा के लेके आई जाती है। और जलोढ़ मृदा खासकर एलुवियल सॉइल 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। न्यू एलुवियल सॉइल को हम खादर बोलते हैं, जबकि ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। तो न्यू एलुवियल सॉइल में ज़्यादा फर्टिलिटी होती है, ज़्यादा उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज क्रिएटेड बाई रिवर्स। तो कौन सी मिट्टी नदी द्वारा बनाई जाती है? तो अभी हम बात कर चुके हैं कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है, और ये 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है। आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश द गंगा इज नोन एज। तो गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा निकलती हैं गंगोत्री ग्लेशियर से, खास करके उत्तराखंड के गोमुख से निकलती हैं, और आगे जब उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, और आगे जब पश्चिम बंगाल में 2 धाराओं में विभक्त हो जाती हैं। गंगा नदी मान लीजिए यहाँ से उत्तराखंड से निकली है, आगे उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में गंगा 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है, एक हुगली नाम से पश्चिम बंगाल में ही नीचे की तरफ आती है, और एक जो है बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में जो धारा जाती है, बांग्लादेश में गंगा नदी को उस समय पद्मा के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरी धारा जो पश्चिम बंगाल में ही फ्लो करती है उसको हुगली कहते हैं। हुगली जहाँ जाके समुद्र में मिलती है, वहाँ पे गंगा सागर होता है और लोग वहाँ पे स्नान करने जाते हैं, और एक धारा जाके ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है, जो कि आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाएगा? तो पद्मा के नाम से जाना जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है एक प्रकार का, सुंदरबन का डेल्टा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है, जो उस समय मेघना के नाम से जाना जाती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना। कौन सी सहायक नदी है? तो बेतवा यमुना की सहायक नदी है, चंबल यमुना की सहायक नदी है, केन यमुना की सहायक नदी है, जबकि रामगंगा जो है वो गंगा की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी नहीं है। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ यमुना इज। जो रिवर है यमुना वो कहाँ से निकलती है? तो बंदरकुच से निकलती है, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर के पास पड़ता है उत्तराखंड में। ऑप्शन बी सही होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड सेल्फ प्लफिंग सॉइल।
तो कौन सी मिट्टी है जो स्वतः जुताई कर लेती है, इसका अर्थ क्या है? तो इस मिट्टी का अर्थ यह है कि जब इस पे वाटर पड़ता है या पानी पड़ती है तो यह बहुत गीली हो जाती है मिट्टी। यह किसकी बात की जा रही है? तो कपासी या काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल की बात की जा रही है, जिसको अन्य कई नामों से जानते हैं। कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं, कॉटन सॉइल बोलते हैं हम, इसके अलावा रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, ये सेल्फ प्लफिंग सॉइल भी उसको बोलते हैं। तो इसमें कपास का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और कपास में भी जो वर्तमान में कपास की बात करें तो वर्तमान में कपास में भारत जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है और कपास के प्रोडक्शन में गुजरात पहले स्थान पे आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो अभी बात कर चुके हैं, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, कॉटन या कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि लैटराइट मिट्टी मिलती है। तो लैटराइट मिट्टी वहाँ पाई जाती है जहाँ पे वर्षा या रेन ज़्यादा होता है। तो वर्षा खास करके 200 से सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर कहीं बारिश हो रही है तो वहाँ पे हमको लैटराइट सॉइल मिलती है। इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें जो है लीचिंग प्रोसेस होता है, अर्थात इसके जो मिनरल्स होते हैं या पोषक तत्व होते हैं वो रिस के मिट्टी के नीचे चले जाते हैं या इरोड होके बह के बाहर चले जाते हैं। तो इसमें जो है पोषक तत्वों की कमी होती है लैटराइट सॉइल में, और ये हमें वेस्टर्न घाट में मिलता है जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। उसके बाद हमें मेघालय में मिलेगा, वहाँ भी बारिश ज़्यादा होगी, नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। तो आप यहाँ अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता ये, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं मिलता, पंजाब में भी नहीं मिलता, जबकि महाराष्ट्र में ये पाई जाती है। ऑप्शन डी सही होगा। 22 नंबर, लैटराइट मिट्टी का प्राधान्य है। लैटराइट सॉइल्स आर प्रीडोमिनेंट इन, कहाँ पाई जाती हैं ज़्यादा लैटराइट सॉइल? तो लैटराइट सॉइल जो हम पाई जाएंगे वो मालाबार तटीय प्रदेश, मालाबार तट किसे बोलेंगे? केरल का जो तट है उसे हम मालाबार तट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, केरल में बारिश ज़्यादा होती है जिस कारण लैटराइट मिट्टी वहाँ पे पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी की विशेषता ये है कि इसमें कैशियो या काजू का प्रोडक्शन अच्छा माना जाता है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन लैटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर लैटराइट सॉइल? लैटराइट सॉइल के लिए कौन सी मिट्टी सही नहीं है? तो वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। दूसरा है वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं, हाईली लीच्ड सॉइल, यहाँ पे दोनों सही होगा, ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी वाला जो होगा दोनों सही होगा, ऑप्शन डी वाला दोनों नहीं सही होगा। मतलब कुल मिला के ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है इसमें। 24 नंबर देखिए, भारत में काली कपासी मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुआ है? द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द इंडिया हैज बीन फाउंड बाय द वेदरिंग ऑफ। तो काली मिट्टी का निर्माण जो है वो मैग्मा के ऊपर आने से, खास करके ऐसा मैग्मा जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, बेसिक मैग्मा यानी क्षारीय जो मैग्मा होता है जो सरफेस पे आके लावा बन जाता है, उसके उसमें जो है सेडिमेंट बनने के कारण, उसमें वेदरिंग होने के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसमें तो ऑप्शन कौन कौन से हो गए? तो फिशर जो ज्वालामुखी चट्टान है, ऑप्शन बी जो है यही सही होगा। फिशर या ज्वालामुखी चट्टान से निर्माण किसका होता है? ब्लैक सॉइल का। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि रेगुड़ किसका नाम है? तो रेगुड़ जो है वो हम ब्लैक सॉइल को बोलते हैं, काली मिट्टी को बोलते हैं, ऑप्शन सी। 26 नंबर, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों को कहा जाता है। द फ्लैट प्लेन्स स्ट्रेचिंग अलोंग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड, क्या बोला जाता है? तो भाबर प्रदेश बोला जाता है। जहाँ से नदियाँ निकलती हैं और पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर को काट के जहाँ पे लाके जमीन पे सतह पे पहुँचती हैं उन्हें भाबर प्रदेश बोला जाता है। वहाँ से आगे जब सेडिमेंट थोड़े छोटे पार्ट में हो जाते हैं और छोटे छोटे जहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं उसको हम तराई रीजन बोलते हैं। तराई के आगे फिर आपको देखने को मिलेगा भाबर या बांगर प्रदेश, और उसके बाद खादर प्रदेश। तो स्टार्टिंग में भाबर, उसके बाद तराई, फिर बांगर और लास्ट में खादर। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन है? हिमालय का पर्वतीय प्रदेश जो है हम बात करें तो द फुट हिल्स रीजन ऑफ द हिमालयन इज कौन सा है? शिवालिक है। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? तो शिवालिक पहाड़ियां जो है वो हिमालय का हिस्सा है, ऑप्शन सी सही होगा। लघु हिमालय स्थित है, किसके मध्य जो है वो लघु हिमालय है? लेसर हिमालय। तो लेसर हिमालय की बात करें तो लेसर हिमालय जो सबसे ग्रेट हिमालय है, सबसे महान हिमालय जिसे बोलते हैं, वो और शिवालिक हिमालय सबसे लास्ट में हिमालय। तो हिमालय 4 पार्ट में डिवाइड है, खास करके ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर है, उसके बाद आता है ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय जिसे लघु हिमालय बोलते हैं, और सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में पड़ता है लघु हिमालय, ऑप्शन बी वाला। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिमालयन रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन द वेस्टर्न पार्ट?
तो कौन सा सही होगा? तो सबसे साउथ में आपको शिवालिक हिमालय देखने को मिलेगा, उसके बाद लेसर हिमालय और उसके बाद ग्रेटर हिमालय। सबसे पहले शिवालिक हिमालय आपको ढूंढना है, तो शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, उसके बाद ग्रेटर हिमालय। तो ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही होगा, शिवालिक, लघु हिमालय एंड फिर महान हिमालय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज? तो सबसे यंग माउंटेन जो बोला जाता है वो बोला जाता है हिमालय को। इसमें आप देखेंगे कि विंध्य श्रेणी है, अरावली श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी है, अन्नामलाई श्रेणी है। तो शिवालिक जो श्रेणी है, ऑप्शन सी जो है, ये हिमालय का पार्ट माना जाता है। और हिमालय जो है दुनिया में सबसे यंग, सबसे नवीन फोल्डेड माउंटेन है। यंग फोल्डेड माउंटेन या नवीन जो है वलित पर्वत में आता है। तो शिवालिक अगर हिमालय का पार्ट है तो ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया? तो सबसे ऊंची चोटी है जो हो अनाईमुडी है, जो कि अन्नामलाई का ही पार्ट है। अन्नामलाई रेंज है और उसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुडी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? द हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडियन पेनिनसुला कौन सी है? इसमें भी आपको अनाईमुडी देखने को मिलेगा। 34 नंबर, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। तो हम मध्य भारत में खास करके मध्य प्रदेश के आसपास देखते हैं। तो सबसे पहले आपको विंध्याचल रेंज मिलेगा। विंध्याचल रेंज के बाद आपको एक रिवर फ्लो करता हुआ मिलेगा, तो वो है नर्मदा रिवर। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज के बाद एक और रिवर फ्लो करता है, तापी रिवर। तो आप जो बीच में सतपुड़ा रेंज दिख रहे हैं, ये किसके किसके बीच में है? नर्मदा और तापी के बीच में। तो कौन सा होगा? सतपुड़ा श्रेणी, ऑप्शन बी। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है वो दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है, ऑप्शन सी सही होगा। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो एटलस पर्वत जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और अफ्रीका महाद्वीप में 3 देशों में फैला हुआ है एटलस पर्वत, याद रखिएगा। अफ्रीका में भी साउथ वेस्ट अफ्रीका का पार्ट है एटलस पर्वत। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसने 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज इंटरनेशनल बॉर्डर ऑन 3 साइड्स? तो एकमात्र भारत का राज्य है त्रिपुरा, जिसके तीनों तरफ से एक ही देश से जो है घिरा हुआ है, और वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है भारत का राज्य त्रिपुरा, ऑप्शन सी। निम्नांकित महाद्वीपों में से किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज द हाईएस्ट लैंड पर कैपिटा? तो पर कैपिटा लैंड जो है सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, पहला एशिया, बहुत जनसंख्या है तो हाईएस्ट पर कैपिटा लैंड नहीं मिलेगा यहाँ पे। यूरोप में भी नहीं मिलेगा क्योंकि यूरोप में जनसंख्या ज़्यादा है। उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में भी नहीं मिलेगा। जबकि ऑप्शन डी जो है, ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन कम होने के कारण यहाँ पे पर कैपिटा लैंड या प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट मीन एलिवेशन इन द वर्ल्ड? तो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा? तो सबसे ज़्यादा मीन हाईएस्ट जो मीन एलिवेशन जो मिलता है वो है साउथ पोल या अंटार्कटिका पे, ऑप्शन ए। 40 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो दुनिया की जो हाईएस्ट पीक है, खास करके 8000 मीटर से ऊंचे जो पर्वत हैं, वो हमको न्यू फोल्डेड माउंटेन में मिलते हैं, जो कि हिमालय भी एक न्यू फोल्डेड माउंटेन का ही एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन बी में मिलते हैं हमें हाईएस्ट पीक। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी या लॉन्गेस्ट जो माउंटेन रेंज है वो है एंडीज माउंटेन रेंज, जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है। रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए। रिक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजर। तो रिक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता मापता है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मापता है, ऑप्शन ए। 43 नंबर, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो रिक्टर पैमाने पे किया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। सिस्मोमीटर मापता है तो सिस्मोमीटर जो है वो भूकंप की तीव्रता मानता है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मापता है, ऑप्शन सी सही होगा। वायुदाब सबसे कम होता है, एयर प्रेशर इज लोवेस्ट इन, कहाँ पे वायुदाब सबसे कम होगा? तो टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर या एयर प्रेशर कम होता है। तो कहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा? तो ग्रीष्म ऋतु, खास करके समर सीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसके कारण लो प्रेशर एरिया होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक भू आबद्ध देश नहीं है? तो कौन सा भू आबद्ध देश नहीं है इसमें आपको देखने को मिलेगा?
तो जहाँ पे भी आपको तान अगर लगा है तो वो भू-आबद्ध देश नहीं होगा। उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तो ये सब भू-आबद्ध या लैंड लॉक कंट्री कहे जाते हैं। और लैंड लॉक कंट्री किसे बोलते हैं? तो जिसका जो है बाउंड्री वो किसी ओशन या समुद्र से नहीं लगता, उसको हम लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं। तो अज़रबैजान की सीमा लगती है खास करके ब्लैक सी से, तो इसके कारण अज़रबैजान लैंड लॉक कंट्री में नहीं आता। 47 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरोध देश है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक कंट्री? तो बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन। तो हंगरी जो है एक लैंड लॉक कंट्री है जो कि यूरोप में पड़ता है। 48 नंबर, दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे छोटा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया? तो सबसे ज्यादा जो छोटा आपको देश दिखेगा एरिया वाइज खास करके वो मालदीव देखने को मिलेगा, क्योंकि मालदीव जो होता है एक कुल मिला के कोरल से बना हुआ आइलैंड है, और कोरल से बना हुआ आइलैंड है तो बहुत एरिया इसका बड़ा नहीं है, जिस कारण मालदीव सबसे छोटा देश में आता है। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन? तो सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन वाला देश जो है वर्ल्ड में वो कनाडा आता है। तो कनाडा के पास सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन है, खास करके अटलांटिक ओशन से भी यह कोस्टल लाइन साझा करता है, जबकि पैसिफिक ओशन से भी कोस्टल लाइन साझा करता है। 50 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश। सेकंड नंबर पे आपको चाइना देखने को मिलेगा। थर्ड नंबर पे आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट बांग्लादेश, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे नंबर पे नेपाल देखने को मिलेगा, पांचवें नंबर पे म्यांमार, छठवें पे भूटान और सातवें पे अफगानिस्तान। 51, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो चिनूक एक लोकल विंड्स है, और लोकल विंड्स जो है किसी विशेष स्थान पे चलती हैं बस। तो चिनूक जब खास करके संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए में चलती है तो जाड़ों में या ठंड में जो है वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देता है, तो मौसम अच्छा कर देता है, जिसके कारण ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। 52 देखिए, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो किसमें जो है सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो नॉर्वे में जो है वो ठंड में वर्षा देखी जाती है। क्यों? क्योंकि नॉर्वे के बगल में ही बाल्टिक सी आपको देखने को मिलेगा, और इंग्लिश चैनल भी बगल में ही आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे जो है वो ठंड में वर्षा होती है, और मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की भी विशेषता यही है कि उसमें ठंड में वर्षा होती है। 53, दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर या लेफ्ट साइड विचलन का क्या कारण है? What is the reason for the deflection of the wind to the left in the southern hemisphere? तो कौन सा कारण है? तो पृथ्वी का घूर्णन या रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण ही कॉरियोलिस फोर्स लगता है, और कॉरियोलिस फोर्स ही पवनों की दिशाओं को घुमाने का कारण बनता है, जो कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में अपने राइट साइड और सदर्न हेमिस्फेयर में अपने लेफ्ट साइड मूव करता है। 54 नंबर का क्वेश्चन है कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहता है? तो द विंड ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टूवर्ड द मेडिटेरेनियन सी। तो क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं ट्रेड विंड। ट्रेड विंड खास करके 30 डिग्री के आसपास से 0 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास चलती हैं ट्रेड विंड। अगला क्वेश्चन है, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? तो मौसमी सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसकी विशेषता है? तो मानसूनल क्लाइमेट की विशेषता होती है, जिसमें मानसून में वर्षा होती है और यहाँ डेसिडुअस टाइप के आपके फॉरेस्ट मिलते हैं। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड लार्ज फॉरेस्ट एरिया हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कवरेज? तो सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो है शीतोष्ण शंकुधारी वन, जो है दुनिया में या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं अर्थ पे। उसके बाद आता है क्वेश्चन, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह कौन सा है? मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वो कौन सा है? तो आपको देखने को मिलेगा वनस्पति के प्रकार, टाइप ऑफ वेजिटेशन। वैसे हम देखते हैं कि मुख्य कारक जो होता है वो है टेम्परेचर, तापमान। टेम्परेचर के कारण ही वर्षा होती है, और वर्षा के कारण ही वनस्पति के प्रकार अलग अलग पाए जाते हैं। जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पे दूसरे प्रकार के वनस्पति पाए जाएंगे, जहाँ पे कम वर्षा होगी वहाँ पे अलग प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? What kinds of forest are found near the equator? तो भूमध्य रेखा या इक्वेटर के निकट जो है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और दुनिया में जितने फॉरेस्ट हैं, खास करके जंगल जो पाए जा रहे हैं, खास करके अमेजॉन जंगल, उसके बाद
कॉन्गो जंगल, कॉन्गो फॉरेस्ट, तो सभी कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो पृथ्वी पर घने वन जहाँ मिलेंगे वो है इक्वेटर या विषुवत रेखा के आसपास, 0 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? तो व्हेन डज हैवी रेनफॉल ऑक्योर इन मेडिटेरेनियन सी? तो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की विशेषता ही यही है, तो उसमें ठंड में वर्षा होती है और यहाँ पे इस रीजन में सिट्रस फ्रूट बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है, खास करके इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इन आसपास जर्मनी के देशों में। अगला क्वेश्चन है कि एल नीनो बनता है, तो एल नीनो फॉर्म्स इन, एल नीनो की विशेषता होती है प्रशांत महासागर में और ये 2 से 3 साल बाद घटनाएं घटित होती हैं। अगला है क्वेश्चन कि विभिन्न प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता घटता हुआ क्रम, तो जल धारण क्षमता द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइलेज। तो सबसे कम जल धारण क्षमता की बात करें तो बालू या सैंड में होती है, तो ऑप्शन देखिए कहाँ पे लास्ट में बालू है, तो बालू जो है ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा। तो सैंड्स, उसके बाद सिल्ट का नंबर आता है जिसे गाद बोलते हैं, उसके बाद मृतिका या क्ले का नंबर आता है, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। किस मिट्टी में केशिका या कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो चिकनी मिट्टी या क्लेई सॉइल जो होती है उसमें कैपिलरी सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है, ऑप्शन ए। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, तो मृदा संरक्षण जो है वो क्या काम करता है? तो मृदा संरक्षण हम ये देखते हैं, मृदा वतित होती है, सॉइल इज प्रिवेंट फ्रॉम इरोडिंग, इरोजन से मृदा संरक्षण बचाता है, इस कारण ऑप्शन बी ज्यादा उपयुक्त है ऑप्शन ए की तुलना में। ऑप्शन ए भी सही है लेकिन बी ज्यादा उपयुक्त हमें दिखता है। उसके बाद 65 नंबर, अफ्रीका की सींग निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुछ देश आते हैं, जैसे आपको नामीबिया देखने को मिलेगा, उसमें तंजानिया देखने को मिलेगा, सॉरी ऑप्शन 65 है यहाँ पे आपको इथियोपिया देखने को मिलेगा, इरिट्रिया देखने को मिलेगा, सोमालिया देखने को मिलेगा, लेकिन सूडान देखने को नहीं मिलेगा। तो 65 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। 66, जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ है, जाम्बिया की सीमा कौन से लगाती है? तो जाम्बिया की सीमा नामीबिया लगाती है, तंजानिया लगाती है, अंगोला लगाती है, लेकिन बोत्सवाना नामीबिया की सीमा नहीं लगाती, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? तो ओशिनिया के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, जैसे मेलानेशिया आता है, माइक्रोनेशिया आता है, पॉलिनेशिया आता है, ऑस्ट्रेलिया भी उसी के तहत शामिल किया जाता है, जबकि इंडोनेशिया जो है वो एशिया का पार्ट है, तो इंडोनेशिया को सम्मिलित नहीं किया जाता। लास्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? नहीं है, इसे मार्क किया कर लिया करिए हमेशा। और डेनमार्क आपको देखने को मिलेगा स्कैंडिनेवियन देश में आता है, नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है। स्कैंडिनेवियन देश में 3 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, जबकि फिनलैंड बगल में होने के कारण भी नहीं आता है स्कैंडिनेवियन कंट्री में। तो ये था फुल मॉक टेस्ट। धन्यवाद।